ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 10, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सिया किंग्यू आंखें बंद करती है और धीरे से बोलती है, मैं वो इंसान हूं जो पति रखने के लायक नहीं है, क्योंकि शायद मैं कभी भी एक पत्नी के फर्ज नहीं निभा पाऊंगी। एक दिन मैं यहां से चली जाऊंगी किसी दूर के जगह, और हो सकता है वापस कभी ना आऊं। रंबल रंबल की आवाज के साथ जमीन हल्की से कांपने लगती है। युनचे और सिया किंग्यू के पास दो बड़े स्पेस वॉर्टेक्स बन जाते हैं। युनचे कहता है, लगता है हम वापस जा रहे हैं, और अगले ही पल दोनों एक साथ स्पेशल वॉर्टेक्स में खींच लिए जाते हैं। अब आगे आंखों के सामने 2 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, जब से रैंकिंग टूर्नामेंट के टॉप 10 लोग हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म के अंदर गए थे। हेवनली सोर्ड विला के पहाड़ी इलाके में एक खाली जगह पर कई लोग बेचैनी से खड़े थे। कांग युए और सिया युएनबा सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि युनचे न सिर्फ भारी चोटों के साथ गया था, बल्कि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। लिंकुन खुले हुए स्पेस वॉर्टेक्स के बीच में खड़ा था और चुपचाप आगे देख रहा था। इसी वक्त एक तेज रोशनी के साथ स्पेशल वॉर्टेक्स के अंदर से एक सफेद कपड़ों में आदमी बाहर गिरा। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी फटे हुए, जैसे उसने अभी अभी कोई भयानक बैटल लड़ी हो। यह था लिंग युएफेंग। लिंकुन आंखें खोलता है और पूछता है, कुछ मिला? लिंग युएफेंग कहता है, इस बार किस्मत साथ नहीं थी। हम हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म के हार्श विंटर से टकरा गए। सब कुछ बर्फ से जम गया था और स्नो से ढका हुआ था, तो कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक चौंकाने वाली चीज मिली। उस जगह में एक टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट रहता है। लिंकुन की आंखों में चमक आती है। वो पूछता है, किस टाइप का टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट? लिंग युएफेंग सिर हिलाता है। बस उसकी साउंड फोर्स को महसूस किया। पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। शायद किसी ने उसे छेड़ दिया होगा। लिंकुन सोचता है, वहां टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट भी था। अगर पहले पता होता तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता। टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट ढूंढना आसान काम नहीं होता। लिंग युएफेंग के बाद कई रोशनी की बीम के साथ लोग एक के बाद एक स्पेस वॉर्टेक्स से बाहर आने लगे। लिंग युन और लिंग जय भी बाहर आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन दोनों ठीक थे और कुछ ट्रेजर भी लेकर आए थे। बड़े बड़े सेक्ट्स के मेंबर्स एक एक करके बाहर आने लगे। थोड़ी देर में शाओ सेक्ट के सारे मेंबर्स बाहर आ गए और बर्निंग हेवन क्लैन के भी लोग दिखने लगे। लेकिन एंड तक सिर्फ 4 ही बाहर आए। फेन मोली एक जबरदस्त मर्डरस ऑरा के साथ आया। जैसे ही वो बाहर आया, वो जोरदार गुस्से में चिल्लाता है, मू तियनबे, तू दरिंदा, तुरंत बाहर आ। तूने मेरे सेकंड यंग मास्टर को मार दिया। मैं तेरे पूरे क्लैन को मिटा दूंगा। फेन मोली के गुस्से और चीख ने तुरंत हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस के मेंबर्स को कांपने पर मजबूर कर दिया और सब लोग शॉक में आ गए। फेन जुएचेंग तुरंत ग्रेट एल्डर फेन मोली के पास जाता है, उसे एक तरफ खींचता है और कुछ बातें गुस्से में दांतों तले कहता है, और भी लोग बाहर आते गए। आखिरी लाइट के साथ युनचे और सिया किंग्यू एक साथ बाहर आए। दोनों साइड बाय साइड खड़े थे। कांग युए खुशी में जोर से चिल्लाती है, जूनियर ब्रदर यून, और तुरंत सारी टेंशन छोड़ देती है। वो एक गहरी सांस लेती है और तेजी से युनचे की तरफ दौड़ पड़ती है। तभी अचानक एक गुस्से भरी चीख के साथ फेन मोली एक गुस्से भरे शेर की तरह युनचे पर झपटता है। उसका पूरा राइट हाथ डार्क पर्पल फ्लेम्स में लपेटा हुआ था। वो सीधा युनचे की तरफ अटैक करता है। वहां मौजूद किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीन ऐसे बदल जाएगा। चिन वुशांग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। चू युएली और चू युएचान के चेहरे भी एकदम से बदल जाते हैं, क्योंकि युनचे के साथ सिया किंग्यू भी खड़ी थी। फेन मोली के इस अटैक से सिया किंग्यू भी इंजर्ड हो सकती थी। 2 जूनियर्स का एक हाफ स्टेप एम्परर प्रोफाउंड रेल्म एक्सपर्ट के अटैक से बचा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। फेन मोली तब तक उनके सामने पहुंच चुका था। कांग युए, जो ऑलमोस्ट युनचे के पास पहुंच चुकी थी, उसके पीछे से एक जबरदस्त स्कोर्चिंग हवा का झटका महसूस करती है। खतरे का एहसास उसके चेहरे का रंग उड़ा देता है। फेन मोली का अटैक इतना तेज था कि उसने सीधा युनचे को मारने का सोचा, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो आया था, सबसे पहले कांग युए को ही इंपैक्ट होता। युनचे पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ता है और सिया किंग्यू को साउंड ट्रांसमिशन भेजकर फेन मोली को संभालने में मदद मांगता है। एक आफ्टर इमेज पीछे छोड़कर युनचे तेजी से कांग युए के पास पहुंचता है, उसे कसकर पकड़ लेता है और सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट करता है। सबके शौक भरे नजरों के बीच सिया किंग्यू फेन मोली के अटैक को डायरेक्टली सामना करती है। उसका राइट हाथ ब्लू लाइट से घूमता है। वो एक हाथ आगे बढ़ाकर फेन मोली के पर्पल फ्लेम से टकरा जाती है। ये सीन देखकर चू युएली डर के मारे में पेल हो जाती है। वो बस हेल्पलेसली दोनों के अटैक को टकराते देख पाती है।
एक डल साउंड की आवाज सुनाई देती है जैसे ही एक विशाल आइस लोटस दोनों के बीच में अपीयर होता है। आइस लोटस के घूमते ही फैन मोली के हाथ के पर्पल फ्लेम्स तुरंत बुझ जाते हैं। उसे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और वही आइस लोटस एकदम से एक्सप्लोड होकर 9 छोटी आइस लोटसेस में बदल जाता है जो अलग अलग फैन मोली के चेहरे, गर्दन, जिस्म, रिब्स और हाथों पैरों पर लगते हैं, जिससे फेनमोली आइस क्रिस्टल्स के बीच से बाहर फेंक दिया जाता है। वो एक कराह के साथ जमीन पर गिरा। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। उसका चेहरा बिल्कुल पेल हो चुका था और वो शौक में सीधा सिया किंग्यू को घूरता रहा। उसका पूरा जिस्म दर्द से कांपने लगा। एक ठंप के साथ वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और पूरा बदन ऐंठने लगा। सिया किंग्यू अपना हाथ वापस खींच लेती है। उसके और फैन मोली के बीच जो प्रोफाउंड एनर्जी टकराई थी वो निश्चित ही बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, लेकिन सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन के प्रोटेक्शन की वजह से युनचे और कांग युए सिर्फ थोड़ा सा दूर जा गए थे। उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी। युनचे तुरंत कांग युए को छोड़ता है और उसे परेशानी से देखते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर, तुम ठीक हो ना? कांग युए का छोटा सा चेहरा पहले से पेल हो चुका था, लेकिन जब उसने युनचे को सेफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूं। जब उसने ये 2 शब्द बोले तब उसने महसूस किया कि आसपास का माहौल एकदम से डेड साइलेंट हो गया था। सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ सिया किंग्यू पर टिक गई थी। चाहे वो यंग डिसाइपल्स हों या बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, सबके चेहरे शौक से बिगड़ चुके थे। लिंक उन भौहें चढ़ाकर सिया किंग्यू को देखता है और बोलता है, एम्परर, प्रोफाउंड, रेल्म। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। उसके बोले 3 शब्द बिजली की गरज की तरह सबके कानों के पास गूंजते हैं। लिंग यूएफिंग बोल पड़ता है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके दिल का शौक शब्दों में बयां नहीं हो सकता। सब लोग एकदम से नम हो गए। एक 17 साल की थ्रोन, इस कॉन्सेप्ट को समझना तो दूर, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। चू युली सिया किंग्यू के पास चली जाती है। उसकी आंखों में शौक और डिसबिलीफ भरा हुआ था। डिसाइपल का ब्रेक थ्रू होना खुशी की बात होती है, लेकिन इस बार जो ब्रेक थ्रू हुआ था वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि सबसे पहले उसके मन में डर आया। वो सिया किंग्यू के सामने खड़ी होती है और जब उसके बॉडी से थ्रोन की ऑरा महसूस करती है तो एक मास्टर होने के बावजूद भी चू युएली खुद को ऑप्रेस्ड महसूस करती है। सिया किंग्यू आगे बढ़कर एक जेंटल डिसाइपल्स बाउ करती है और सबके सामने सॉफ्टली कहती है, मास्टर, मैंने को हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म के अंदर एक लकी एनकाउंटर मिला। मैंने ने एक फुली ब्लूम्ड एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस कंज्यूम किया था, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस की इफेक्टिवनेस रूमर से इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। सिर्फ 1 दिन के अंदर मैं एम्परर प्रोफाउंड रेल्म तक ब्रेक थ्रू कर गई। ये नाम एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस जैसे बिजली बनके 10 बड़े सेक्ट्स के कानों में गूंज गया। ये तो वही सेक्रेड ऑब्जेक्ट था जो ब्लू विंड एम्पायर के रिकॉर्ड्स में लिखा गया था। जब उन्होंने इस ब्रेक थ्रू का असली कारण सुना तो चू युएली के मन का डर थोड़ा कम हो गया और उसकी जगह एक खुशी और एक्साइटमेंट ने ले ली। वो बोलती है, 400 साल पहले एक सीनियर ने जो हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म के अंदर गिर गया था, उसने एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस के होने की खबर छोड़ी थी। तब से कई सीनियर्स ने उसे ढूंढने की कोशिश की। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा चांस तुम्हारे हाथ लग जाएगा। ये तो सच में हेवंस का वरदान है। बाकी सेक्ट्स के लोग भी जब ये बात सुनते हैं तो उनकी आंखों में शौक, जेलसी और एडमिरेशन दिखने लगती है। सिया किंग्यू सिर हिलाती है और सॉफ्टली कहती है, मास्टर, ये एक्चुअली मेरा गुड लक नहीं था। एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस मैंने ने नहीं ढूंढी थी, बल्कि उसने आंखों से युनचे की तरफ इशारा किया और आगे बोलती है, बल्कि वो सर युन ने ढूंढी थी। उस वक्त में सीक्रेट रेल्म के अंदर एक जायंट बीस्ट से टकरा गई थी और बिल्कुल मरने वाली थी। सर युन ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस मुझे कंज्यूम करने दिया। अगर सर युन नहीं होते तो न सिर्फ मेरा ब्रेक थ्रू होता बल्कि मेरी जान भी वहीं चली जाती। हर कोई युनचे की तरफ एकदम हैरान नजर से देख रहा था। उनमें से किसी को भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि कोई इंसान बिना किसी लालच के एक ऐसी चीज दूसरे को दे देगा जो 1000 सालों में भी मुश्किल से मिलती है। चू युएली हल्की सी मुस्कान के साथ युनचे को ग्रीट करके कहती है, युनचे, तुम्हारा ये एहसान फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड कभी नहीं भूलेगा। आज से तुम फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के सबसे खास दोस्त हो। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचक हमसे कहना। युनचे को वैसे तो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के फेवर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही चू युएली ने यह बात बोली उसका दिल थोड़ा हिल गया। वो कहता है, चू फेरी, आप कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। मेरे और किंग्यू के बीच की दोस्ती के लिए यह कुछ भी नहीं था, लेकिन
क्या मैं सच में कुछ भी मांग सकता हूं? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी नजर चू युएचन की तरफ घूम गई। उसकी नजर महसूस करते ही चू युएचान ने अपना चेहरा थोड़ा साइड कर लिया, ठंडे एक्सप्रेशन के साथ। चू युएली कहती है, तुमने हमारे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड पर जो उपकार किया है वो इतना बड़ा है कि हम उसे चुका नहीं सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए और अगर वो हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं है तो हम कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, युनचे हाँ में सिर हिलाते हुए बोलता है, मैं चाहता हूं कि नोबल असगार्ड आज की बात याद रखे। अगर फ्यूचर में मुझे नोबल असगार्ड की मदद की जरूरत हुई तो मैं बिना हिचकिचाए मदद मांगूंगा। चू युएली कहती है, हमारी फ्रोजन क्लाउड असगार्ड अपने शब्दों से कभी मुकर नहीं सकती। तुमने किंगयू पर जो दया दिखाई उसके बदले में ये हमारा फर्ज है। यह कहकर उसकी नजर फैन मोली की तरफ चली जाती है। चू युएली कोल्डली बोलती है, फैन मोली, हमारी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड और तुम्हारी बर्निंग हेवन क्लैन के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी तुम एक ग्रेट एल्डर होते हुए हमारी डिसाइपल पर जानलेवा वार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर किंगयू इतनी लकी ना होती तो वो तुम्हारे हाथों मर चुकी होती। क्या तुम्हारी बर्निंग हेवन क्लैन हमारी फ्रोजन क्लाउड असगार्ड से जिंदगी भर की दुश्मनी लेना चाहती है? फैन मोली ने जब वो अटैक किया था तब उसने अपनी 70% स्ट्रेंथ इस्तेमाल की थी, जबकि सिया किंगयू ने उसके काउंटर अटैक में कम से कम 90% स्ट्रेंथ लगाई थी। उस एक टक्कर में फैन मोली को अंदर से काफी गहरी चोट लगी थी। अगर उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ इतनी स्टेबल ना होती तो वो कब का बेहोश हो गया होता। गुस्से से भरा हुआ वो एक गहरी सांस लेता है और युनचे की तरफ उंगली करके चिल्लाता है, वो लड़का, उसने हमारे क्लैन के सेकंड यंग मास्टर को मार दिया। युनचे थोड़ा हंसा और कहता है, मैंने तुम्हारे क्लैन के सेकंड यंग मास्टर को मारा? एल्डर फैन, कौन सी आंख से तुमने मुझे उसे मारते हुए देखा? असल में तो तुम्हारी बर्निंग हेवन क्लैन के फैन जुएचेंग और फैन जुएबी ने मुझे हेवन बेसिन सीक्रेट रेल में तब अटैक किया जब मैं अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। उन्होंने तो हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस के मू तियनबेई को भी साथ लाया था। अगर सिया फेरी मुझे बचाने नहीं आई होती तो मैं तुम्हारे क्लैन के 2 नीच लोगों के हाथों मर चुका होता। चिनवुशंग का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इसके साथ ही वो बोलता है, क्या? फैन मोली गुस्से में चिल्लाता है, बकवास! हमारी बर्निंग हेवन क्लैन इतनी नीचे नहीं गिरती कि किसी अनजान जूनियर को टारगेट करे। असल में तो तुम ही हो जिसने कोई चाल चली थी और मेरे सेकंड यंग मास्टर को मारा। युनचे जोर जोर से हंस पड़ता है, हा हा हा, तुम्हारी बर्निंग हेवन क्लैन की गिरती हुई सोच, झूठ बोलने की कला और विक्टिम को ही गिल्टी साबित करने की आदत देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। फैन जुएबी तो सच में मर गया, लेकिन उसे मू तियनबेई ने मारा था। उस वक्त सिया किंगयू और तुम्हारा यंग क्लैन मास्टर भी वहां थे। और मुझे तो यह भी सुनने को मिला कि तुमने फैन जुएबी के ऊपर कोई स्पेशल सोल इंप्रिंट लगाया था। अगर उसे कोई मार देता तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता कि उसे किसने मारा। तो क्या तुम अपनी बर्निंग हेवन क्लैन के 1000 सालों के इज्जत की कसम खा सकते हो कि जिसने फैन जुएबी को मारा वो मैं ही था? फैन मोली एकदम चुप हो जाता है। उसका चेहरा लाल से बैंगनी हो जाता है। उसका रिएक्शन देखकर सब लोग साफ समझ जाते हैं कि असली किलर युनचे नहीं था। सोल इंप्रिंट जैसी चीजें किसी के लिए नई नहीं थीं, लेकिन फैन मोली का रिएक्शन सब कुछ साफ कर देता है। चू युएली पूछती है, किंगयू, क्या तुम उस वक्त वहां थी? असल में हुआ क्या था? सिया किंगयू शांत चेहरे के साथ जवाब देती है, मास्टर को रिपोर्ट देना चाहती हूं। उस समय डिसाइपल वहां आसपास ही थी और मैंने सुना था कि बर्निंग हेवन क्लैन के यंग क्लैन मास्टर को सर युन से नफरत हो गई थी प्रिंसेस केंगयुए की वजह से। जब वो हेवन बेसिन सीक्रेट रेल में फैन जुएबी के साथ घुसा तब दोनों लगातार सर युन का पीछा कर रहे थे। साथ ही उन्होंने हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस के फोर्ट मास्टर मू को भी साथ लाया था, जिसका इरादा सर युन को मार देने का था। लेकिन जब उन्होंने एक्शन लिया तब फोर्ट मास्टर मू ने गलती से फैन जुएबी को मार दिया। आइस और स्नो के कंसीलमेंट का फायदा उठाते हुए मैंने सर युन को बचाया और उस जानलेवा हालत से निकाला। एल्डर फैन का यह कहना कि फैन जुएबी सर युन के हाथों मरा बिल्कुल झूठ है। सिया किंगयू ने पूरा सच बोला था, लेकिन उसकी बात कहने का तरीका बहुत चतुर था। मू तियनबेई से फैन जुएबी का गलती से मरना तो सच था, लेकिन उस गलती की प्लानिंग पूरी तरह युनचे ने ही की थी। सिया किंगयू एक बर्फ जैसी परी लग रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा और डिवाइन ऑरा देखकर कोई भी उसकी बात पर शक नहीं कर सकता था। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आसपास से हल्की सी हिसिंग आवाज आई। सारे लोग घिन भरी नजरों के साथ बर्निंग हेवन क्लैन के 6 लोगों को देखने लगे। फैन जुएचेंग का चेहरा बार बार बदल रहा था। आखिर में उसने दांत कसते हुए गुस्से से भरी आवाज में कहा, युनचे, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे सेकंड ब्रदर की मौत कैसे हुई थी। यह बदला बर्निंग हेवन क्लैन खून से चुकाएगा। युनचे ठंडे अंदाज में हंसता है
वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक आवाज गूंजती है, बस करो। यह था लिंकुन। उसने पूरी भीड़ पर एक ठंडी और धमकाती नजर डाली। उसकी आंखों में ऐसा प्रेशर था कि जिससे जिस पर पड़ा उसका सांस लेना बंद हो गया। वो बोलता है, अपनी दुश्मनी और बदले यहां से बाहर जाकर निपटाना। तुम लोगों के बीच क्या चलता है वो किसी और का मामला नहीं है, लेकिन ये हेवनली सोर्ड विला तुम्हारे पर्सनल झगड़े सुलझाने की जगह नहीं है। मैं नहीं जानना चाहता कि किसने किसे मारा या कौन किसकी जान लेना चाहता है। अभी तक जो हुआ मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं, लेकिन अगर विला वापस जाने के बाद किसी ने हाथ उठाया या पुरानी बातें दोबारा छेड़ी तो फिर मुझे रूड होने का अफसोस नहीं होगा। लिंकुन के शब्दों की शक्ति ने सबके मुंह बंद कर दिए। बर्निंग हेवन क्लैन के लोगों ने भी थोड़ा राहत की सांस ली। लिंकुन फिर लिंग यूफिंग से कहता है, यूफिंग, मैं काफी दिन से यहां हूं, मुझे कल निकलना है, इसलिए डीमन सीलिंग रिचुअल अभी स्टार्ट होना चाहिए। लिंग यूफिंग सिर हिलाता है, सब कुछ एल्डर लिंग के कहने के मुताबिक होगा। फिर वो सभी की तरफ मुड़ता है, आप सब लोग पहले ही एल्डर लिंग की बात सुन चुके हैं। हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म से निकलने के बाद आप सबने काफी ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी कंज्यूम की है। कुछ लोगों को अभी भी चोट है, लेकिन यह पहली बार है जब डीमन सीलिंग रिचुअल पब्लिक के लिए खुला है। ये डीमन एक बहुत बड़े राज का हिस्सा था। इस डीमन को अपनी आंखों से देखना और सीलिंग रिचुअल विटनेस करना एक प्राइसलेस एक्सपीरियंस है। जो लोग देखना चाहें वो एल्डर लिंक और मुझे सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस तक फॉलो करें। जो नहीं देखना चाहें वो अपने कोर्टयार्ड जाकर आराम कर सकते हैं। सब कुछ आपकी मर्जी पर है। हेवनली सोर्ड विला के सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस के नीचे एक राज भरा डीमन सील था। सब सेक्ट्स ने इस बारे में सुना था और हर कोई क्यूरियस था कि यह डीमन आखिर कौन सा था। इसलिए सबने बिना किसी देर के लिंकुन और लिंग यूफिंग के पीछे चलना शुरू कर दिया। लेकिन सब लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। चू युएचान सिया किंगयू को रोकते हुए बोलती है, किंगयू, तुम्हें इस सो कॉल्ड डीमन में कोई इंटरेस्ट है? बर्फ से शांत और ठंडी चू युएचान को देखते ही सिया किंगयू समझ गई कि उन्होंने उसे क्यों रोका। वो हल्का सा सिर हिलाकर मना कर देती है। चू युएचान कहती है, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो। तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन में जो सडन ग्रोथ आई है उसकी वजह से तुम्हारा फाउंडेशन अनस्टेबल हो सकता है और तुम्हारे प्रोफाउंड वेन्स को नुकसान पहुंच सकता है। उसे तुरंत स्टेबलाइज करना जरूरी है। यह कहकर वो हवा में उड़ी और कोर्टयार्ड की तरफ उड़ गई। सिया किंगयू भी हां में सिर हिलाकर अपनी मास्टर चू यूली को इन्फॉर्म करती है और चू युचान के पीछे उड़ जाती है। 10 बड़े सेक्ट्स के मेंबर्स जल्दी से हेवनली सोर्ड विला वापस गए और सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस की तरफ बढ़ने लगे। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के 4 लोग साफ साफ सबसे ज्यादा नोटिसेबल थे। चिनवुशांग आगे आगे था, उसके पीछे युनचे, सिया युअनबा और कांग युए थे। युनचे और कांग युए कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे और सिया युअनबा एक्साइटेडली अपने हाथ मल रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। वो डेफिनेटली उस डीमन को देखने के लिए एक्साइटेड था। कांग युए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछती है, फेन जुएचेंग और उसके लोग तुम्हें वाकई मारना चाहते थे? युनचे सिर हिलाता है, हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, एक फेन जुएचेंग अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन सीनियर सिस्टर, लगता है मैं तुम्हारे साथ ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस वापस नहीं जा पाऊंगा। जैसे ही हम हेवनली सोर्ड विला से निकलेंगे बर्निंग हेवन क्लैन जरूर अटैक करेगा। मुझे चुपके से उनकी नजर से बच के निकलना पड़ेगा। तुम, पैलेस चीफ चिन या युएनबा को वो कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ मुझे ढूंढेंगे। शायद मैं ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस बहुत देर तक वापस ना आ पाऊं, लेकिन सीनियर सिस्टर टेंशन मत लो, मुझे किसी के पीछा करने का डर नहीं है। अगर कोई मुझे ढूंढता रहे तो मैं और ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करूंगा। चाहे युनचे ने यह सब बड़े ही लाइट अंदाज में कहा हो, फिर भी उसने महसूस किया कि कांग युए की सांस एक पल के लिए रुक सी गई थी। उसका चेहरा भी थोड़ा सफेद हो गया और उसके छोटे हाथ जोर से युनचे को पकड़ चुके थे। युनचे तुरंत उसे कंफर्ट करता है, सीनियर सिस्टर, सीरियसली बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मत भूलो मेरे पास फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का प्रोटेक्शन भी है। अगर कुछ ज्यादा बुरा हुआ तो मैं वहां छुप जाऊंगा। कांग युए घबराहट में कहती है, पर मुझे डर लग रहा है, वो बर्निंग हेवन क्लैन है। ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए इंपीरियल पैलेस में छुप जाओ। चाहे उन्हें पता भी चल जाए कि तुम वहां हो, वो कभी हिम्मत नहीं करेंगे वहां आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की। फिर युनचे के हाथों को जोर से पकड़ लेती है। युनचे हल्का सा मुस्कुराता है और अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, चाहे शुरुआत फेन जुएचेंग ने की हो, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो मैंने कभी भी इन कॉन्फ्लिक्ट से बचाव नहीं किया, बल्कि उन्हें और इंटेंस कर दिया, इतना कि फेन जुएबी की मौत हो गई। शायद मैंने सबकॉन्शियसली बर्निंग हेवन क्लैन को मुझे चेस करने के लिए मजबूर किया,
आखिर हंटेड रहना। युनचे एक हल्की सांस छोड़ता है। उसके लिए ये चेस्ट लाइफ पुरानी और आदत सी हो गई थी। वो कहता है, सीनियर सिस्टर, जब ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, ठीक है? कांग युए थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहती है, मुझे घर ले जाओगे? युनचे कहता है, हाँ। वो अपना सिर उठाता है जैसे फ्यूचर को देख रहा हो। फिर कहता है, चाहे मुझे अपने क्लैन से निकाल दिया गया हो, लेकिन वो जगह मेरी परवरिश का हिस्सा थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे ग्रैंडफादर और लिटिल आंट वहां हैं। जहां वो हैं वही मेरा घर है। मैं काफी टाइम से उनसे दूर हूं और कभी भी उनके पास लौटने की इच्छा कब नहीं थी। मैं सीनियर सिस्टर को घर ले जाना चाहता हूं। अगर उन्हें पता चले कि मैं एक प्रिंसेस को अपनी बीवी बनाकर लाया हूं तो शायद वो शॉक हो जाएंगे। सिर्फ उस मोमेंट का सोचकर भी युनचे हंसी नहीं रोक पाता। ग्रैंडफादर और लिटिल आंट का चेहरा उसके दिमाग में साफ साफ दिखाई देता है। वो कहता है, ग्रैंडफादर, लिटिल आंट, क्या आप दोनों अभी भी ठीक हो? मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इतने टाइम से दूर हूं। क्या आप दोनों वहां कोई परेशानी में तो नहीं आए? जब से आपको उस सुनसान रियर माउंटेन में बंद किया गया, क्या आप कमजोर हो गए? मुझे पता है, मैं हर दिन आपके बारे में सोचता हूं। अब का करंट में फाइनली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वापस जा सके। अब मैं शॉ सेक्ट के किसी भी इंसान को हरा सकता हूं। मैं उन सब दुखों का बदला लूंगा जो आप दोनों ने सहा, और वो भी 100 गुना ज्यादा। कांग युए कुछ देर तक बस उसे देखती रहती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। जो दिल अब तक शांत था वो अचानक एक्साइटमेंट और नर्वसनेस से भर जाता है। वो धीरे से अपना सिर झुकाकर बहुत ही नरम आवाज में हाँ कहती है। सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस अब बिल्कुल सामने था। हेवनली सोर्ड विला का सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस रैंकिंग टूर्नामेंट के सोर्ड डिस्कोर्स अरीना से कई गुना बड़ा था। जहां तक नजर जाती थी, लगभग 10,000 सोर्ड्स आसमान में उड़ रहे थे और उनकी एनर्जी से एक पावरफुल सोर्ड वॉर्टेक्स बन गया था। सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस पर चढ़ते वक्त हर कुछ देर बाद सोर्ड एनर्जी की वेव निकलती थी। हर टाइप की सोर्ड्स उस टेरेस पर पड़ी थीं। कुछ हैवी सोर्ड्स भी थीं। उनका नंबर कम था, लेकिन वो किसी भी हाल में ऑर्डिनरी नहीं थीं। वहां की सबसे कमजोर तलवार भी कम से कम एक स्पिरिट प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट थी। सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस के बीच में एक पिच ब्लैक सोर्ड था जो आधा जमीन में था और आधा आसमान की तरफ। उसकी बहुत बड़ी बॉडी से एक एंशिएंट और हैवी ऑरा निकल रहा था जो किसी भी देखने वाले के दिल को शांत कर देता था। लिंकुन सबसे आगे चल रहा था। वो उस बड़े सोर्ड के पास रुकता है और कहता है, यह सोर्ड हेवंस पनिशमेंट के नाम से जाना जाता है। यही वो सोर्ड है जो एक डीमन को सील करके रखे है। यह डीमन कुछ 100 साल पहले पकड़ा गया था और उसी सोर्ड के नीचे बंद है। डीमन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर उसकी पावर काफी कम हो चुकी है, इसलिए उसके पास भागने का कोई चांस नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक सीलिंग फॉर्मेशन है तो उसकी पावर टाइम के साथ धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। हर 20 साल में माइटी हेवनली सोर्ड रीजन का एक आदमी आता है सील को फिर से मजबूत करने। डीमन का एग्जिस्टेंस ओरिजिनली एक सीक्रेट था, क्योंकि उससे जुड़ी कोई भी बात पूरी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के जीवन और मृत्यु को अफेक्ट कर सकती है। हमने सबको उसका असली रूप दिखाने का फैसला तब लिया जब पिछली सील स्ट्रेंथनिंग के बाद उसके रिलेटिव्स ने एक स्पेशल मेथड इस्तेमाल करके 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स की रोक टोक को तोड़ दिया और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में घुस आए। उन्होंने हर जगह पूछा कि डीमन कहां है। आखिर में उन्होंने ब्लू विंड एम्पायर तक उसका पता लगा लिया। अगर हम माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने उन्हें डिटेक्ट नहीं किया होता तो नतीजा सोचने लायक नहीं होता। च्या युएनबा आंखें फैलाकर कहता है, ओह, जैसा वो कह रहा है, शायद वो डीमन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के बाहर से आया था। क्या वो लेजेंडरी नॉन ह्यूमंस हो सकते हैं? युनचे धीरे से सिर हिलाता है। बहुत ज्यादा संभावना है। साथ ही वो मन में सोचता है, 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स तो लगातार उन लोगों के कांटेक्ट में रहे हैं जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से नहीं हैं। इसका मतलब क्या उनका एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट से भी कनेक्शन है? क्या उन्हें एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता है? लिंकुन सब पर नजर डालकर कहता है, आज सबको अपनी आंखों से एक डीमन का असली रूप देखना चाहिए। आने वाले समय में अगर कोई ऐसा दिखाई दे जिसका चेहरा इस डीमन से मिलता हो तो तुरंत हेवनली सोर्ड विला को इन्फॉर्म करो। बिल्कुल भी केयरलेस मत रहना, क्योंकि वो शायद एक और डीमन हो सकता है। 10 साल पहले वाली इंसिडेंट ने प्रूफ दे दिया कि उन्होंने किसी तरह का मेथड ढूंढ लिया है प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में बिना सीक्रेट ग्राउंड्स के पता चले घुसने का। अगर यह डीमन एक्सीडेंटली छूट गया और उसकी पावर वापस आ गई तो पूरी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर एक महाविनाश टूट पड़ेगा। रंबल रंबल की आवाज होती है। लिंकुन एक अजीब सा हैंड जेस्चर करता है
और उस बड़ी सोड के नीचे से एक बड़ा सा प्रोफाउंड फॉर्मेशन चमक उठता है। फॉर्मेशन के घूमने के साथ वो बड़ी सोड धीरे धीरे उठने लगती है। वो सोड धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। कुछ ही वक्त में वो कई 100 मीटर्स की हाइट तक पहुंच जाता है। तभी नीचे से डीमन की आवाज आती है, आह, माइटी हेवनली सोड रीजन, तुम्हारे कुत्ते फिर से आ गए? हा 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 हा, तुम सब बेशर्म, घटिया और धोखेबाज कुत्ते, अगर हिम्मत है तो जल्दी से मुझे मार डालो। मैं एक मलिशियस स्पिरिट बन जाऊंगा, तुम्हारी चमड़ी नोचूंगा, तुम्हारा खून पीऊंगा, तुम्हारी हड्डियां चबा डालूंगा, तुम्हारे अंदर के ऑर्गन्स को चूर चूर कर दूंगा और तुम सबको घसीट के ले जाऊंगा नरक के 18वें लेवल में, जहां तुम्हें हजारों तलवारों से छनना पड़ेगा हमेशा के लिए और नरक की आग में जलने का दर्द सहना पड़ेगा। यह आवाज सबसे ज्यादा नफरत भरी थी, सबसे ज्यादा कर्ज भरी, इतनी डरावनी कि हर एक व्यक्ति जो ये आवाज सुन रहा था उसका रोम रोम खड़ा हो गया और स्पाइन में एक चिल फैल गई। वो बड़ी हेवंस पनिशमेंट सोड थोड़ी देर और ऊपर उठता रहा, फिर फाइनली ऊपर उठना रुक जाता है। सबके सामने एक बड़ा सा लाइट येलो आधा गोल बैरियर अपीयर होता है। उस बैरियर के अंदर हेवंस पनिशमेंट सोड था, जिसके टिप पर बहुत सारी चेन्स बंधी हुई थीं, जो एक आदमी को सील किए हुए थीं, जिसके बाल पूरे सफेद थे। उसके बाल जमीन तक पहुंच चुके थे और आधा जिस्म और चेहरा कवर कर रहे थे। उसका शरीर लकड़ी की तरह पतला था और चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें वो दुनिया के सबसे तेज चाकू से भी ज्यादा टेरिफाइंग थीं। कोई बोलता है, वो डीमन है क्या? किसी और का रिएक्शन होता है, 100 साल से भी ज्यादा टाइम तक बिना कुछ खाए पिए प्रोफाउंड फॉर्मेशन में सील रहना, यह तो एक एंशिएंट डीमन लगता है। क्या ही डरावना डीमन है। उसने मुझे सिर्फ एक बार देखा और मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई। कांग युए घबरा के युनचे के पास चिपक जाती है, आधा जिस्म उसके पीछे छुपा लेती है और कहती है, इतना डरावना। युनचे जैस्मिन से पूछता है, जैस्मिन, ये कैसा इंसान है, तुम पहचान सकती हो? जैस्मिन बहुत ही लाइटली कहती है, डीमन, ये सिर्फ एक ज्यादा पावरफुल इंसान है। क्या मजाक है। असली डीमन जो रियल डीमन रेस से बिलोंग करते हैं, वो तो तुम सोच भी नहीं सकते कितने टेरिफाइंग होते हैं। लिंकुन, जो डीमन के मैलिस भरे कर्सेस और निगाहों के बावजूद शांत रहता है, वो शांत आवाज में कहता है, जितना गाली देना है दे, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। तू सोचता है मैं तुझे मार नहीं सकता? अगर तू कुछ काम का ना होता या किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट के लिए एक यूजफुल बार्गेनिंग चिप ना होता, तो तुझे हम कई 100 बार मार चुके होते। हमने तुझे 100 साल तक जिंदा क्यों रखा है, यह समझता है तू? डीमन थूकता है और चिल्लाता है, घटिया बुढ़े कुत्ते, सपना मत देखना। तुम लोग मुझे किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि हमारा महान डीमन एम्परर तुम सबको काट डाले। वो दिन आने वाला है। हा 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 हा। लिंक खुन भी हंस पड़ता है। हा 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 हा। लगता है तुझे अब तक यह समझ नहीं आया कि असल में सपना कौन देख रहा है। चल एक बार फिर बता देता हूं, तेरा डीमन एम्परर कब का मर चुका है। हमारे माइटी हेवनली सोड रीजन के सोड मास्टर और सन मून डिवाइन हॉल के हेवनली मोनार्क ने उसे मार दिया था। तेरा बेचारा डीमन एम्परर जो अभी अभी राजा बना था, अपने पिता का बदला लेने आया था, लेकिन अपनी औकात भूल गया। टिस्क टिस्क, उसकी चीखें अब तक याद हैं जब वो मर रहा था। अब इल्यूजरी डीमन रेल्म को एक छोटी सी डीमन एम्प्रेस चला रही है। बेचारी, रॉयल ब्लड होने के बावजूद उसके पास इतना भी वक़्त नहीं है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तुम्हारे इल्यूजरी डीमन रेल्म वाले एक औरत को एम्परर भी नहीं बनाना चाहते, और तुम कह रहे हो कि वो हम सबको मार डालेगी। हा 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 हा, क्या मजाक है। डीमन पूरी तरह से गुस्से में कंट्रोल लूज कर देता है। वो चेन्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और जोर से चिल्लाता है, बकवास बंद कर। तुम लोग जैसे घटिया लोग हमारे इल्यूजरी डीमन रेल्म के महान डीमन एम्परर के पैर के बराबर भी नहीं हो। हमारा डीमन एम्परर कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं। एक दिन आएगा जब वो खुद आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। इल्यूजरी डीमन रेल्म, डीमन एम्परर, ये अजीब शब्द बार बार दोनों के बीच हो रही कॉन्वर्सेशन में सुनाई दे रहे थे, जिसे सुनकर युनचे कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो आसपास देखता है और नोटिस करता है कि सभी लोगों के चेहरे पर कंफ्यूजन लिखा हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति अलग था, लिंग युएफेंग। उसका चेहरा अभी भी शांत था। लग रहा था कि इल्यूसरी डीमन रेल्म और डीमन एम्परर सिर्फ सेक्रेड ग्राउंड लेवल पावर्स के ही टॉपिक्स थे, और यह भी क्लियर था कि इनके बीच पुरानी और बड़ी दुश्मनी थी। लिंकुन फिर से हंस पड़ता है। हा 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 हा, तो सपना देखते रहना। फिर वो अपने स्पेशल रिंग को टच करता है
और उसके हाथ के सामने कुछ 10 लाइट येलो क्रिस्टल्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं। हर क्रिस्टल से एक इतनी पावरफुल सीलिंग एनर्जी निकलती है कि पास खड़े लोग थरथरा जाते हैं। लिंग कुन अपना हाथ घुमाता है और ये सारे क्रिस्टल्स डीमन के लाइट येलो बैरियर के कोने में भेज देता है। धीरे धीरे वो सब क्रिस्टल्स फॉर्मेशन बैरियर के अंदर घुस जाते हैं और उसके सीलिंग पावर का हिस्सा बन जाते हैं। तुरंत ही पूरा बैरियर और ज्यादा गहरा हो जाता है और येलो लाइट स्पार्कल करने लगती है, जैसे उसमें एक नए लेवल का शाइन आ गया हो। वो सारे येलो क्रिस्टल्स इतनी स्ट्रॉन्ग सीलिंग फोर्स रखते थे कि उनके मर्ज होते ही 20 साल में होने वाला बैरियर स्टेबलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अरे रुको, कहां जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।